नमस्कार, वन टीवी के हिंदी समाचार में आप सबों का स्वागत है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने वित्त आयोग से भारी कर्ज और ब्याज भुगतान राहत की अपील की। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री को बाढ़ राहत के लिए 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। बीआरएस के नेता ने पीएसी अध्यक्ष के पद पर पार्टी छोड़कर आए विधायक की नियुक्ति पर उठाए सवाल। हेमंत सोरेन का बड़ा आरोप, बीजेपी विधायकों और सांसदों को खरीदने की साजिश में है शामिल। अब खबरें विस्तार से। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने वित्त आयोग की बैठक के दौरान राज्य की गंभीर वित्तीय स्थिति पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि तेलंगाना राज्य 6.85 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज के बीच दबा हुआ है और ब्याज भुगतान भी एक बड़ा संकट बन गया है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने वित्त आयोग से अपील की है कि वह राज्य के इस वित्तीय संकट से उभारने के लिए सहायता प्रदान करे, जिससे कर्ज और ब्याज भुगतान का बोझ कम किया जा सके। Their numbers, what has been the liabilities on the budget, what have been liabilities on the off budget, how they see the finances going forward, and then of course they also briefed us on the plan for the development of Telangana, and certainly the Commission was very impressed with what it heard. On the development plan, in the generally urbanization has taken a back seat in the development process in India, but Telangana, to me, certainly from what I heard in the presentation, % కాకుండా 50% 50-50 అంటే కేంద్రం 50 మిగతా 50% రాష్ట్రాలకి ఇచ్చే విధంగా మీరు రికమెండ్ చేయండి అని అడిగాం. దీనివల్ల కొంత రాష్ట్రాలకి ఆర్థికపరమైనటువంటి వెసులుబాటు దొరికి వారి ఆర్థిక ప్రణాళికలు లేకపోతే పెట్టుబడుల ప్రణాళికలు చేసుకోవడానికి। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुसैन सागर झील में गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने 2021 में निर्धारित गाइडलाइंस की सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है। इसके तहत केवल मिट्टी से बने और पर्यावरण के अनुकूल मूर्तियों को टैंक बंड में विसर्जन करने की अनुमति दी गई है, जबकि पीओपी से बने मूर्तियों को हुसैन सागर के बजाय कृत्रिम तालाबों में विसर्जन किया जाएगा। ये आदेश याचिकाकर्ता वेणु माधव की याचिका पर जारी किए गए हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि पिछले 2 वर्षों से उच्च न्यायालय के आदेशों की अनदेखी की जा रही है। वेणु माधव ने विशेष रूप से इस बात पर भी आपत्ति जताई कि हुसैन सागर टैंक बंड पर भारी क्रेनें रखी जा रही है, जिससे टैंक बंड को नुकसान पहुंचने का खतरा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि पीओपी से बने मूर्तियों का विसर्जन प्राकृतिक जल स्तरों में हरगिज नहीं किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने बुधवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से उनके आवास पर मुलाकात की और बाढ़ प्रभावितों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। अभिनेता राजनेता पवन कल्याण ने 4 सितंबर को तेलुगु राज्यों के बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए 6 करोड़ रुपए का बड़ा दान देने की घोषणा की थी। पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री राहत कोष में 1-1 करोड़ रुपए दान करने के साथ साथ आंध्र प्रदेश के 400 गाँव में राहत कार्यों के लिए अतिरिक्त 4 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने अंतर्राज्यीय संबंधों और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। यह मुलाकात पवन कल्याण द्वारा आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में टीडीपी जनसेना बीजेपी गठबंधन की बड़ी जीत के बाद जून में उप मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद पहली बार हुई है। सिरपुर में समाज कल्याण गुरुकुल बॉयज हॉस्टल में 35 छात्रों में बुखार के मामले सामने आने पर बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री दामोदर से तुरंत चिकित्सा शिविर लगाने की मांग की है। केटी रामाराव ने कहा है कि यह घटना तेलंगाना के आवासीय स्कूलों में चल रही संकटों की श्रृंखला में एक और चिंताजनक कड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और सरकार ने छात्रों की अपेक्षा की है और इस स्थिति पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। केटीआर ने कहा है कि अस्वस्थ छात्रों को उनके माता पिता के पास भेजना गैर जिम्मेदार और उपव्यवहार कार्य है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह किया है कि आवासीय और सरकारी स्कूलों में तुरंत चिकित्सा शिविरें स्थापित की जाए और सभी छात्रों को पूरी चिकित्सा देखभाल मुहैया कराई जाए। नेता वेमुला प्रशांत रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएसी
लोक लेखा समिति के अध्यक्ष पर पार्टी छोड़कर आए विधायक की नियुक्ति को संसदीय परंपराओं और भावनाओं के खिलाफ बताया। तेलंगाना भवन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विमला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि वित्तीय समितियों में लोक लेखा समिति को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि यह समिति राज्य सरकार के खर्च पर निगरानी रखती है। उन्होंने तर्क दिया कि देश में पीएससी अध्यक्ष का पद आमतौर पर विपक्ष को सौंपा जाता है, जिसमें विपक्ष स्वाभाविक रूप से इस पर सवाल उठाता है। Elected, the members nominated or declared elected after the expiry of time for withdrawal of candidature. If the number of members nominated after withdrawal is more than number of members to be elected, election is held on the stipulated date as is mentioned in the program and the results are announced after counting. అంటే నామినేషన్ల తర్వాత విత్డ్రాల్కు డేట్ అనౌన్స్ చేయాలి. విత్డ్రాల్ తర్వాత అసలు ఎందరు ఫీల్డ్లో ఉన్నారో నోటీస్ బోర్డు మీద లిస్ట్ పెట్టాలి. ఒకవేళ నోటీస్ బోర్డు మీద లిస్టులో ఈ 13 మంది కంటే ఎక్కువ మంది నామినేషన్స్ ఫైల్ చేస్తే ఎలక్షన్ చేయాలి. 13 మందే నామినేషన్ ఫైల్ చేస్తే ఏకగ్రీవంగా అనౌన్స్ చేయాలి. అది కూడా అనౌన్స్ చేయాలి మళ్ళీ. ఇగో ఇంత ప్రాసెస్ని ఏమీ చేయకుండా ఒక 2 గంటలు టైం ఇచ్చి నామినేషన్లు తీసుకోమని చెప్పి నామినేషన్లు తీసుకున్న ఒక నెల రోజులకి ఇవాళ సడన్గా బులెటిన్ విడుదలైంది అకస్మాత్తుగా. అంటే ఎక్కడ కూడా వీళ్ళు ప్రాసెస్ని కూడా ఫాలో కాలేదు. వాళ్ళ తప్పుల్ని కప్పుపుచ్చుకోవటానికి, వాళ్ళ లోపాలు ప్రజలకు తెలియనీయకుండా చేయటానికి ఇగో ఇంత ఘోరమైన ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేసే విధంగా ఇవాళ వాళ్ళు వ్యవహారం చేసినారు. సరే, తర్వాత ఇది రూల్స్ బుక్, అసెంబ్లీ రూల్స్ బుక్. ఈ రూల్స్ బుక్లో పేజ్ నెంబర్ 93 250 పారా. ఈ 250 పారాలో ఏముందంటే ద కమిటీ ఆన్ పబ్లిక్ అకౌంట్స్ షెల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్, అది ఇంతకుముందు చెప్పినాను, ఇక్కడ ఏమన్నారంటే ఇట్స్ మెంబర్స్ అకార్డింగ్ టు ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ బై మీన్స్ ఆఫ్ ద సింగిల్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఓట్. అంటే దీంట్లో ఈ రూల్ 250లో ఫస్ట్ చెప్పింది ఏంది, ద కమిటీ ఆన్ పబ్లిక్ అకౌంట్స్ షెల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 13 members of whom 9 members elected from amongst assembly and 4 members from council. The 9 members of the assembly shall be elected by assembly from the amongst its members according to the principle of proportional representation by means of the single transferable vote. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఈ రూల్ నంబర్ 250లో ఒకటేమో ఏ పార్టీకి ఎంతమంది మెంబర్లు వస్తారు ప్రపోర్షనల్ ప్రకారం. 119 మంది ఎమ్మెల్యేలు గల అసెంబ్లీలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ 38 మంది, 39 యాక్చువల్గా, చనిపోయింది ఒక 38 మంది ఆ రోజు. 38 మందికి ఎన్ని మెంబర్లు ఇస్తారు అనేది ఒకటి ఈ 250లో మెన్షన్ చేసింది. అది లెక్క చేస్తే 38 మందికి 3 బీఆర్ఎస్కి వస్తాయి. అట్లాగే రెండోది ఏంటంటే వీళ్ళు మెన్షన్ చేసింది ఆ ముగ్గురికి ఈ ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ బై మీన్స్ ఆఫ్ సింగిల్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఓట్, ఆ ముగ్గురికి ఒక్కొక్కరికి ఎన్ని ఓట్లు కావాలి వాళ్ళు ఎలెక్ట్ కావాలంటే. అంటే 38 మంది, 119లో 38 మంది మా వాళ్ళు ఉంటే ముగ్గురికి ఛాన్స్ వస్తుంది. ఆ 38 ముగ్గురికి పంచితే ఒక్కొక్కళ్ళకు 13 ఓట్లు రావాలి. ఇది రూల్ నంబర్ 250 చెప్తుంది ఎలక్షన్ ప్రాసెస్లో. అయితే అక్కడ జరిగింది ఏంది, టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్షుల వారి ఆదేశం ప్రకారం, ప్రతిపక్ష నేత కేసీఆర్ గారి ఆదేశం ప్రకారం
ముగ్గురు అసెంబ్లీ నుంచి స్పీకర్ గారు ఆఫీస్ మమ్మల్ని అడిగింది కాబట్టి నేను, గంగుల కమలాకర్ గారు, హరీష్ రావు గారు ముగ్గురం నామినేషన్ వేసినాం. అయిపోయింది. నామినేషన్ వేసినాం, ఇన్ని రోజులు అయింది. సడన్గా గాంధీ గారు ఇప్పుడు పుట్టుకొచ్చారు కొత్తగా. పోనీ గాంధీ గారు పుట్టుకొచ్చారు, అప్పుడు ఏమైంది? 13 మంది వేయవలసినటువంటి 13 మంది గల కమిటీకి మేము ముగ్గురం, వేరే పార్టీలు ఎవరెవరు ఎంతమంది అంతమంది ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఎక్కువ పడ్డది ఎవరు? గాంధీ గారిది పడ్డది. అంటే 13 మంది కంటే ఎక్కువ మంది నామినేషన్లు వేసినట్టు కదా లెక్క. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఎలక్షన్ చేయాలి. ఎలక్షన్ జరిగిందా? జరగలేదు. మరి హరీష్ రావు గారు నామినేషన్ ఎట్టిపోయింది? కమిటీలో వారి పేరే లేదు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి 3 పేర్లు ఇచ్చినాం, 3 నామినేషన్ చేసినాం. మా ముగ్గురుది ఉంటూ ఒకవేళ గాంధీ గారిది ఉంటే ఓకే, అది 13 లోపల ఉంటే. నామినేషన్లు 13 కంటే ఎక్కబడ్డప్పుడు, గాంధీ గారు కొత్తగా పుట్టుకొచ్చినప్పుడు ఎలక్షన్ ఎందుకు జరగలేదు? పోనీ మరి గాంధీ గారికి ఇప్పుడు నేను ఇంతకుముందు ఈ 250 రూల్ నెంబర్ 250 ప్రకారం ఏదైతే చెప్పినామో, ప్రిఫరెన్షియల్ సింగిల్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఓట్ ప్రకారం 13 మంది ఓట్లు కావాలి. మరి గాంధీ గారికి ఎవరు, ఏ 13 మంది సపోర్ట్ చేసినారు? బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు. ఎవరు బలపలిచినారు? ఎట్లా వచ్చినాడు? ఇవన్నీ కూడా అంటే ఇన్ని నియమాల్ని, ఇన్ని సాంప్రదాయాల్ని తుంగలో దొక్కి వారి తప్పుల్ని కప్పిపుచ్చుకోవటానికి, వారు ఏదైతే చేసే తప్పుల్ని ప్రజలకు పోనీయటానికి తెలియవద్దనే ఉద్దేశంతో ఇవాళ ఈ పిఏసీ చైర్మన్ ప్రక్రియ వాళ్ళు చేసినారు. అయితే మరి గాంధీ గారు ఎవరు? ఇప్పుడు ఇదొక క్వశ్చన్. ఇప్పుడు ఏదో ప్రెస్ మీట్ పెట్టి అన్నారట, నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ మనిషినే అని. ఫస్ట్ పిఏసీలో మిమ్మల్ని చైర్మన్ పెట్టే సందర్భంలో హరీష్ రావు గారు వేసిన నామినేషన్ ఎటుపోయింది? ఆయన పేరు ఎందుకు లేదు కమిటీలో? ఒకవేళ మీరు తీసేస్తే దేని ప్రకారం తీసేసినారు? ఎందుకు తిరస్కరణ చేసినారు? ఇవన్నిటికీ స్పీకర్ గారు मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने मुस्लिम महिलाओं के बीच बुर्का वितरित करना शुरू कर दिया है, जो कि पार्टी के इतिहास में एक नई पहल है। मुंबई के बायखल्ला इलाकों में शिंदे ग्रुप के विधायक यामिनी जादव द्वारा लगाए गए होर्डिंग्स के माध्यम से इस कदम का प्रचार किया गया। इसके बाद मुस्लिम बहुल इलाके मदनापुरम में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित कर मुस्लिम महिलाओं को बुर्का प्रदान किया गया। इस कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए उद्योग ग्रुप के सांसद संजय राउत ने टिप्पणी की कि पार्टी छोड़ने वाले विधायक को भी बुर्का पहनना चाहिए, क्योंकि आने वाले चुनावों में उन्हें बुर्का पहनकर जनता के पास जाना पड़ेगा। उन्होंने मजाक करते हुए कहा कि अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो जनता उन पर जूतों से हमला कर सकती है। राव ने यह भी आरोप लगाया कि शिवसेना का ये कदम असली सार्वजनिक सेवा के बजाय केवल राजनीतिक लाभ के लिए उठाया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी गूगल ने बिहार के भागलपुर जिले के नवगछिया सब डिविजनल ऑफिस के हेड क्लर्क राजीव नैन की छोटी बहू अलंकृता साक्षी को 60 लाख रुपए के पैकेज पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया है। अलंकृता साक्षी, जो नवगछिया के समरा गांव के निवासी शंकर मिश्रा की बेटी है और वर्तमान में झारखंड के कोडरमा में रहती। साक्षी के ससुर राजीव नैन चौधरी ने बताया कि साक्षी की नौकरी की राह का आरंभ बेंगलुरु में विप्रो से हुआ। राजीव नैन चौधरी ने यह भी बताया कि 8 सितंबर 2023 को उनके बेटे मनीष कुमार की शादी अलंकृता साक्षी से हुई थी और मनीष भी बेंगलुरु में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में
काम करता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बयान में आरोप लगाया है कि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता राज्य में विधायकों और सांसदों को खरीदने और पार्टी को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। चंपारण सोरेन के क्षेत्र में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए सोरेन ने कहा कि बीजेपी धन बल का उपयोग कर रही है और राज्य के राजनीति में हस्तक्षेप कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास कई विधायक और सांसद हैं, जो ये संकेत करता है कि राजनीतिक खरीदो फरोख्त में सक्रिय है। बहुत बड़ा जो इनका गुरु है, उनका स्वागत की तैयारी हो रही है कि कहां से स्वागत करे, कहां से भीड़ जुटाए। उड़ीसा से लोगों को लाए कि छत्तीसगढ़ से लोगों को लाए कि बंगाल से लोगों को लेके आए और अपना पीठ थपथपवाए। इसीलिए ध्यान रखिएगा। और आजकल ये लोग इतने बड़े जादूगर हैं, पैसा का नोट छापने का मशीन तो ये लोग घर में रख लिया है और उस नोट के बदौलत सोचता है कि हम पूरा देश में कब्जा कर लेंगे। आज समय समय पर इस देश की गरीब गुरुआ जनता ने, किसानों ने ऐसे सामंती विचार वालों को हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज किसान के आंदोलन की वजह से देश में किसान के लिए काला कानून आने से रुक गया, नहीं तो इस देश का किसान खत्म। कोई किसान इस देश में नहीं बचता। और हम लोग का तो खनिज संपदा प्रदेश है, हम लोग हक अधिकार मांगते हैं तो जेल में डाल दिया जाता है। 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया भारत सरकार, राज्य सरकार का रख के रखा है, नहीं दे रहा है और यही पैसा दूसरा राज्य के राज्य सरकारों को मिलता है। 4 साल तक, 3 साल तक प्रधानमंत्री आवास का पैसा हमें नहीं दिया। हम लोग नाक रगड़ते रह गए दिल्ली में, ये लोग पैसा नहीं दिया। तब हम लोग वापस आकर के हम लोगों ने भी यह संकल्प लिया, छोड़ो रहने दो, भारत सरकार नहीं देगा तो नहीं देगा पैसा, हम अपना अबू आवाज शुरू करेंगे और हर गरीब का आवाज देंगे। लेकिन अभी चुनाव आ रहा है, अभी पता चला है कि हफ्ता दिन पहले 3 साल 4 साल पहले का पैसा सरकार को आया है। बोलता है 1 लाख गरीबों को आवाज देंगे और यहां 25 लाख गरीब है, उसका क्या करोगे? कौन देगा उसको पैसा, आवाज? लेकिन ये आवाज आने वाला 5 साल के अंदर इस राज्य का हर गरीब का आवाज बन के तैयार होगा। ये आपका भाई आपको आश्वासन देता है। तो इसीलिए आप लोग ख्याल रखिएगा। हम इन्हीं बातों के साथ बात समाप्त करके आगे जाना चाहेंगे। बहुत सारा काम है। आप लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेर के रखा, अनेक किसान शहीद हो गए, लेकिन किसानों का आंख का आंसू पोंछने के लिए नहीं निकला। 2000 लोकसभा चुनाव में उसकी घमंड को चूर चूर किया गया और सरकार बनाने के लिए एन केन प्रकारेण बैसाखी के सहारा अभी लोग सरकार चला रहा है। हमारा राज्य देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, सबसे अधिक गरीब गुरुआ लोग यहीं रहता है, लेकिन इसको दूसरा देश का लोग बोलता है सोना का चिड़िया, दूसरा राज्य का लोग बोलता है सोना का चिड़िया। काहे भाई सोना का चिड़िया? यहां तो गरीब को खाने के लिए अनाज नहीं मिलता है, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं मिलता है, काहे के लिए सोना का चिड़िया भाई? ये सोना का चिड़िया अमीर और व्यापारी लोगों के लिए है और उनकी गिद्ध नजर हमेशा इस राज्य में पड़ी रहती है। 2019 के पहले लोग यहां राशन कार्ड ले लेकर के भात भात करके मरा था, लेकिन कोरोना जैसे महामारी में भी हम लोगों ने इस राज्य का एक भी मजदूर को भूख से नहीं मरने दिया, एक भी मजदूर को। और वो भी ऐसा दिन जब काम धंधा सब बंद, मजदूरी भी बंद,
बेचारा गरीब अगर एक दिन मेहनत नहीं करता है तो उसका चूल्हा भी नहीं जलता है, पूरा परिवार भूखा मरता है। लेकिन उस समय हमारी राज्य की महिला दीदियों ने हमारे साथ खड़ा होकर के इस राज्य के गरीबों को मुफ्त में खाना बना बना करके खिलाने का काम किया था। जब हम कुछ काम करें यहां के लिए, मेरे पीछे दुनिया भर का झूठा आरोप लगाना शुरू करे, कभी ईडी कभी सीबीआई। 2 साल तक हमको परेशान किया, 2 साल तक कोरोना हमको परेशान किया, और 2 साल तक ये हमारा विपक्ष का लोग। अभी कल परसों केंद्रीय मंत्री आपके ये कोलान क्षेत्र में घूम रहे थे, ग्रामीण विकास मंत्री हैं शायद वो, और उनसे पूछिए कि आप मनरेगा में सबसे कम मजदूरी झारखंड को क्यों देते हैं, और वो भी समय पर पैसा नहीं देते, अभी भी पैसा अटका। कोरोना वायरस दुनिया भर में फिर से सर उभार रहा है और हाल ही में इसके कई नए मामले सामने आए हैं। यूरोप में कोविड-19 का नया सब वेरिएंट XEC तेजी से फैल रहा है, जिस पर वैश्विक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की गहरी नजर है। XEC का पहला मामला जर्मनी में सामने आया था और अब ये नीदरलैंड और पश्चिमी यूरोप के अन्य हिस्सों में फैल रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सब वेरिएंट कुछ महीनों में अपने चरम पर पहुंच सकता है। डॉक्टर और वैज्ञानिक इस नए सब वेरिएंट पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं, क्योंकि यह पिछले सब वेरिएंट KP.311 से अधिक खतरनाक माना जा रहा है। लॉस एंजलिस टाइम्स से बात करते हुए कैलिफोर्निया के एक डॉक्टर ने कहा, XEC अभी अपने प्रारंभिक चरम में है और वैश्विक स्तर पर इसके प्रभाव को महसूस करने में हफ्ते से लेकर महीनों तक का समय लग सकता है। ग्रेटर नोएडा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच चल रहे टेस्ट मैच का दूसरा मैच गीली पिच के कारण रद्द हो गया। मंगलवार को पूरे दिन बार बार निरीक्षण के बाद दोपहर 3:04 पर खेल को बंद करने का फैसला लिया गया। हालांकि दिन भर बारिश नहीं हुई, लेकिन शहर के कुछ हिस्सों में रात भर भारी बारिश के बाद मैदान का कुछ हिस्सा गीला हो गया। मैदान को सुखाने के लिए बिजली के पंखों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन अंपायरों ने फैसला किया कि खेल की सतह अभी तक असुरक्षित है। आखिर में हेडलाइंस फिर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने वित्त आयोग से भारी कर्ज और ब्याज भुगतान राहत की अपील की। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री को बाढ़ राहत के लिए 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। BRS के नेता ने PAC अध्यक्ष के पद पर पार्टी छोड़कर आए विधायक की नियुक्ति पर उठाए सवाल। हेमंत सोरेन का बड़ा आरोप, बीजेपी विधायकों और सांसदों को खरीदने की साजिश में है शामिल। 1 TV हिंदी समाचार यहीं पर खत्म हुआ। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी कल मुलाकात।